नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। अगले वीडियो में हम लोग हरियाणा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2011 के प्रश्नों पर इतिहास सेगमेंट से जो भी आए हैं एक एक प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न ये रहा, हड़प्पन के लोगों के पास एक सामान्य दफन प्रणाली थी जो कि साबित होती है ए मृतकों का पृथ्वी दफन सिर्फ आमतौर पर उत्तर की ओर रखा जाता है। मृतकों के साथ आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का दफन दोनों ए और बी बैठी हुई मुद्रा में शव को दफन करना, यानी यह हड़प्पा सभ्यता के अंत्येष्टि संस्कार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो एक तरह से आप देखो तो ये और बी ये दोनों विशेषताएं उस समय विद्यमान थी, इसलिए इसमें सी विकल्प सही होगा। हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखो बच्चों तो तीनों प्रकार की अंत्येष्टि क्रियाएं थी, यानी पूर्ण समाधिकरण जिसमें पूरे शव को दफना दिया जाता था, उसको हम पूर्ण समाधिकरण कहते हैं। एक आंशिक समाधिकरण जिसमें शव को बाहर रख दिया जाता था, चील कौवे वगैरह खा लेते थे, उसके बाद दफनाया जाता था। तीसरा था दाह संस्कार, यानी शरीर को जलाते थे। ये तीन प्रकार की पद्धति थी समाधान की, और ये तीनों प्रकार का प्रमाण जो है हमें वो कालीबंगा से मिलता है, कालीबंगा से। इज इट क्लियर? तो इस तरह से इसमें सी विकल्प सही होगा। बैठी हुई मुद्रा में शव को दफन करना ये तो किसी एंगल से है ही नहीं, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराई जा रही है क्लासेस के थ्रू, उसको अगर अच्छे से समझ लिए हैं तो क्वेश्चन इजीली सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदिक काल में पणि नामक लोग थे। विकल्पों पे आए, ए जिन्होंने व्यापार को नियंत्रित किया, बी मवेशी प्रजन को, सी काउहर्ड और डी प्लामम। तो पणि वर्ग के जो लोग थे बच्चों, अगर देखो तो इनका ऋग्वेद में उल्लेख है, और ये व्यापार वाणिज्य करने वाले लोग थे। कौन से लोग थे? ये व्यापार वाणिज्य करने वाले लोग थे। लेकिन साथ में यह भी माना जाता है कि ये लोग पशु चोर भी थे। पशु चोर, पशुओं की ये चोरी करते थे। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में अगर आप देखो, जिसे हम अर्ली वैदिक एज कहते हैं, उस काल में मूलतः अर्थव्यवस्था पशुचारण थी। पशुचारण अर्थव्यवस्था में मतलब पशु ही प्रमुख है। गोधन वगैरह शब्द का इस्तेमाल इसीलिए आया है क्योंकि गाय बहुत महत्वपूर्ण दान में दी जाती थी, दूध प्राप्त करते थे। किस रूप में पणि शब्द का इस्तेमाल इस क्वेश्चन के संदर्भ में तो यह है, अगर इसमें यह भी मेंशन कर दे जैसे मवेशी प्रजनकों की जगह हम इसे पशु चोर रख दें और फिर विकल्प चेंज करके सी में हम रख दें ए और बी, तो दोनों सही हो जाएगा। आने वाले समय में आपसे दोनों, जैसे पहला क्वेश्चन यही था कि दोनों इंफॉर्मेशन आपसे ली गई, इसलिए आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे है, और इन फ्यूचर क्योंकि क्वेश्चन हल करके आपके सामने रखने का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप खुद डेवलप करो माइंड में कि अच्छा भविष्य में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसमें का ये एस्पेक्ट पूछ सकता है हमसे, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में ए बहुविवाह अज्ञात था, बी बाल विवाह प्रमुख हो गया, सी विधवा पुनर्विवाह, डी हाइपरगामी की अनुमति दी गई थी। तो बहुविवाह अज्ञात था, यह गलत है क्योंकि पॉलीगेमी थी। तभी तो प्रार्थना करते समय, इंद्र से प्रार्थना करते समय आर्य कहता था कि हे इंद्र हमें 100 वर्षीय जीवन दो, निरोग्य शरीर दो, 100 पुत्र दो। तो 100 पुत्र एक पत्नी से प्राप्त नहीं हो सकते, यानी बहुविवाह की बात देखने को मिलती। बाल विवाह प्रमुख हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। विधवा पुनर्विवाह ये चीज था। अगर आप देखो तो इस युग में एक नियोग प्रथा भी थी। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा में क्या होता था बच्चों कि यदि किसी स्त्री के पति की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती थी तो वह अपने देवर से
या किसी रिश्तेदार से संतान की प्राप्ति कर सकती थी, यानी विवाह कर सकती थी। एक तरह से देखो आप, बाद में इसके लिए पुनर्भू शब्द का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। पुनर्भू यानी पुनर्विवाह करना, विधवा पुनर्विवाह की बात जो देखने को मिलती है। इसमें सी विकल्प। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद के संबंध में सही कथन बताओ। देखिए कि क्वेश्चन जटिल बना रहा है कमीशन, इसका मतलब है कि आपको इन टोटलिटी चीजों को समझनी होगी, तभी चीजें अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे। अब देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कथन दिया है, फिर विकल्पों पे आते हैं। नंबर 1 पे आइए। आनंद और उपाली ने क्रमशः सुत्त पिटक और विनय पिटक को स्थापित किया। दूसरा, इसकी कार्रवाई संस्कृत में आयोजित की गई। तीसरा, यह बुद्ध के जीवन काल के दौरान आयोजित किया गया था। चौथा, इसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं की शुद्धता को बनाए रखना। अब अगर आप बुद्धिज्म को ढंग से पढ़े हैं तो इनमें से जो भी क्वेश्चन जो भी विशेषता गलत है उसको आप खारिज कर दो। जैसे इसकी कार्रवाई संस्कृत में आयोजित की गई, गलत है, क्योंकि बुद्ध ने पाली भाषा को महत्व दिया, क्योंकि पाली भाषा जो थी वो जन सामान्य की भाषा थी। संस्कृत क्लिष्ट थी, इसलिए संस्कृत को उन्होंने माध्यम नहीं बनाया। दूसरा, तो ये गलत हो गया। तीसरे में देखिए, यह बुद्ध के जीवन काल के दौरान आयोजित किया गया था, यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीत अजात शत्रु के काल में हुई थी, महाकश्यप की अध्यक्षता में। उसी समय सुत्त पिटक और विनय पिटक को स्थापित किया गया था, जिसके प्रतीक आनंद और उपाली थे। आनंद संभवतः बुद्ध का चचेरा भाई था और उपाल भी उनका एक शिष्य था। ये दोनों बहुत प्रिय थे। तो इस तरह से 2 और 3 तो गलत हो गए, तब 1 और 4 बचा, यानी ए विकल्प इसमें। क्लियर हुई बात? इस तरह से अच्छा प्रश्न है ये, कम से कम कुछ एनालिटिकल ढंग से आपसे क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन, जैनों की पवित्र पुस्तकों को कहा जाता है? ए आगमा सिद्धांत, बी अंगस, सी परवास, डी उपंगस। तो इसमें विकल्प में आगमा सिद्धांत या इसे हम आगम सिद्धांत भी कहते हैं, आगम सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, एक चीज है, आरंभिक साहित्यों को पूब भी कहा गया है, पूब। तो मान लीजिए इसकी जगह आगम को हटाकर अगर पूब रख दे तो यह भी ध्यान रखो कि जैनियों के आरंभिक ग्रंथ को पूब कहा गया है, जो सामान्यतः अगर आप देखो तो प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी, इन सब भाषाओं में आपको मिलेंगे। जैन धर्म की जो पहली संगीत आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में, इसी में जैन ग्रंथों को अंग, उपांग, निर्युक्त, प्रकीर्ण, चोड़ी, अनुयोग सूत्र इत्यादि के रूप में संकलित किया गया था। यानी जो जैन ग्रंथ थे उनको अंग, उपांग, प्रकीर्ण, अनुयोग सूत्र, निर्युक्ति, चोड़ी के रूप में जाना जाता है। आने वाले समय में अब इसको बदल करके इसकी जगह कुछ अंग, उपांग, निर्युक्त, चूर्ण कर दे और इसी में कोई और बदल के कोई और डाल दे विकल्पों में, एक बस इधर से उधर कर देगा, विकल्प अलग हो जाएगा। और अगर आपने जैन ग्रंथों को पढ़ा है कि नहीं, इसमें अंग है, उपांग है, निर्युक्त है, चूर्ण है, प्रकीर्ण है, अनुयोग सूत्र है। अच्छा, पुराण भी है, ध्यान रखिए, जिनसे इनका आदि पुराण जैन ग्रंथों से संबंधित है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जैनियों के पुराण भी है, पुराण यानी पुरानी आख्यान, पुराण का अर्थ होता है पुराना आख्यान, इसलिए इसको भी आप ध्यान में रखें कि जैन साहित्य में क्या क्या चीजें शामिल की गई है। इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की? ए बसवा, बी रामानुज, सी शंकराचार्य, डी कंबन। अब जैसे अगर आप इन तीनों को जानते हैं
तो अपने आप वसवा पे आ जाएगा। ये लिंगायत संप्रदाय बेसिकली कर्नाटक में अल्लभ प्रभु और बसव के द्वारा शुरू किया गया। लिंगायत संप्रदाय ये भगवान शिव का ही एक उप संप्रदाय है, जैसे पाशुपति, लिंगायत, कपालिक, कालामुख, ये सब शैव धर्म के उप संप्रदाय हैं। इन्हीं में से एक लिंगायत जो है संप्रदाय है, जिसकी स्थापना अल्लभ प्रभु एवं उनके भतीजे बसव को माना जाता है। इसमें क्या होता है, कर्नाटक, अगर चाहे तो इस क्षेत्र के रूप में इसको आप देख सकते हैं। इन फ्यूचर ये भी पूछ सकता है कि लिंगायत संप्रदाय का क्षेत्र कौन सा था, और आज से जोड़ के पूछ सकता है आपसे। दिमाग में ये होना चाहिए कि अच्छा हाँ कर्नाटक है। ये लोग क्या करते थे, जो लिंगायत संप्रदाय के लोग थे, चांदी के डिब्बी में एक शिवलिंग रखते थे और उसको फिर गले में धारण कर लेते थे। इस तरह से लिंगायत संप्रदाय को आप देख सकते हैं। पहले दक्षिण से वैष्णव भक्ति संत थे, ए आलवार, बी नायनार, सी भगवत, डी वीर से। अब वैष्णव भक्ति के संतों को क्या कहा जाता था बच्चों? आलवार संत कहा जाता है। आलवार संतों में अगर आप देखो, पोए गई, पोगम, भुत्ततार, पेरियालवार, नम्मालवार, बहुत सारे संत हैं। कुलशेखर चेर का शासक था। इसके अलावा एक महिला संत है जिसका नाम क्या था बेटा? आंडाल था। अब आने वाले समय में आपसे ये भी पूछ सकता है। आलवार तो मान लीजिए बहुत साधारण था, हर कोई सामान्य रूप में अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो वो भी सही कर लेगा। लेकिन आने वाले समय, चूंकि वो 2011 का पेपर है, आज 2022 चल रहा है, अगर अब 22 में भी परीक्षा होगी तो कम से कम आप मान के चलो 10-11 साल का अंतर आ गया, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। तो बाय द वे आपसे पूछ ले, पो गए, पोगम, भुत्ततार, पेरियालवार, नम्मालवार, कुलशेखर, आंडाल, सबको दे दो का ये किससे संबंधित है? विकल्प में ये दे दे, नायनार, भागवत, वीर से। नायनार संप्रदाय जो था ये शैव से संबंधित था। इसमें अप्पर, संबंदर, मणिक्वाचगर मतलब 63 थे और आलवार लगभग 12 थे। इसमें भी नायनार संतों में देखो तो एक महिला संत थी जिसे आदिनूर नाम से या अक्का देवी के नाम से जाना जाता था। अक्का देवी के नाम से, अक्का देवी के नाम से। क्लियर हुई बात? इस तरह से फिर भगवत, यानी भागवत जो भगवान कृष्ण के, वृषभवंशी कृष्ण की पूजा जो करते थे वो लोग भागवत कहलाते थे। वीर शैव नाम से ही स्पष्ट है। इस तरह से इनको आप देख सकते हैं। आने वाले समय में ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। अब वाब क्या था? ए टोल टैक्स, बी जैसे धर्म ग्रंथ जकात कर, सी माल और कस्टम कर्मचारियों पर कर, डी हाउस टैक्स, चराई कर, सिंचाई कर आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कर। तो आपको बता दे कि अबवाब एक अतिरिक्त कर था। अतिरिक्त कर, अतिरिक्त कर का मतलब यह है बेटा कि इस्लाम में जो कर हैं, जैसे जकात, जजिया, खुम्स, उस्र, खराज, ये इस्लाम से संबंधित, इस्लाम सम्मत कर हैं। इनसे हटकर जो कर लगाए जाते थे, अतिरिक्त कर, उनको अबवाब कहा जाता था। सामान्यतः सुल्तान लोग इसको लगाते थे। अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, उसने भी अबवाब लगाया था। तो इसमें क्या हो जाएगा कि टोल टैक्स तो बाकायदे चलता ही था, धर्मगत जकात चलता ही था, माल और इन पे भी लगता था, लेकिन हाउस टैक्स, चराई कर, सिंचाई कर, ये इससे संबंधित नहीं है, इसलिए ये अतिरिक्त कर के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। यानी जो शास्त्र सम्मत कर नहीं है वो अबवाब में आएगा। एक तरह से जैसे आप आज भारत सरकार सेस वगैरह लगाती है, कमोबेश उसी तरह का माना जाता था ये। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए प्रयुक्त शब्द था
ए किस्मत, ए गल्ला, बी गल्ला बख्शी, सी मसाहत और डी गाजी। विकल्प ऐसे हैं कि अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़े हो ना बच्चों, तो बहुत अच्छी तरीके से आप सही कर लो। ये खास बात है। अब इसमें देखो किस्मत ए गल्ला, ये तो प्रणाली है, माप अनाज लेने की प्रणाली है या निर्धारित करने की प्रणाली। इसमें भूमि की माप पूछे है, तो माप के लिए मसाहत प्रणाली होती थी। गाजी उसे कहा जाता था जो काफिरों का अंत करता था, उसे हम गाजी कहते थे। गल्ला बख्शी मतलब गल्ले को बांट करके और सरकार और किसान का अपना कर दिया जाता था। किस्मत गल्ला, इसमें भी गल्ला है, अनाज से संबंधित, मापन से कोई संबंधित ही नहीं है। तो यानी थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े हो तो इजिली आप सही कर लोगे, बहुत डेप्थ की जरूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों में। आप जानते हैं कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा को इकाई बनाई थी। बाद में अगर आप देखो तो एक गज सिकंदरी आई थी जो 39 अंगुल की होती थी, उससे मापन की जाती थी। अकबर के काल में ये 2 अंगुल बढ़ के 41 अंगुल हो गई। इस तरह से मापन की इकाई। मराठा में मराठों को अगर देखो तो काठी उनकी थी, काठी से नापते थे उसको। तो अलग अलग समय पर अलग अलग भूमि मापन की इकाइयां थी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर सिक्के की पहचान करें जो प्रचलन में थे और सभी में सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त मुद्रा थे। ए दीनार, बी हुना, सी पनाम और डी शिवालय। तो इनमें दीनार तो वैसे ही खारिज हो गया क्योंकि ये प्राचीन काल से ही चली आ रही। हुना, हूण जिसे आप कह सकते हैं, हूण भी कह सकते हैं हुना की जगह, तो ये है। यद्यपि आपको बता दें कि वराह सिक्का जो था वो सबसे महत्वपूर्ण सिक्का था विजयनगर काल में। इसके अलावा एक तार नाम से सिक्का भी चलता था जो चांदी का सिक्का था। इस तरह से आप देख सकते हैं। नाम ये भी नहीं था। शिवालय भगवान शिव को जहां स्थापित किया जाता था ये भी था। नाम से ही अगर आप देखो, थोड़ा बहुत भी स्टडी किए हो, बेसिक भी पढ़ लिए हो, तो इजीली आप सही कर लोगे। इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। विजयनगर काल में जो प्रमुख कर था उसको हम शिष्ट कहते थे। शिष्ट, भूमि कर को क्या कहते थे बच्चों? शिष्ट कहते थे। और इसके विभाग को यानी राजस्व विभाग को 58 कहते थे। क्या कहते थे? 58। तो आने वाले समय में शिष्ट आपसे पूछ सकता है, वराह पूछ सकता है, 58 पूछ सकता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगला क्वेश्चन, अकबर ने निर्माण नहीं किया। देखिए, नहीं किया शब्दों को, इसीलिए ये एग्जाम बहुत सारी चीजों को चेक करता है। पेशेंस को चेक करता है, आपके भाषा को चेक करता है, डेप्थ को चेक करता है, डिसीजन मेकिंग को चेक करता है। बहुत सारे डायमेंशन में आपकी पर्सनालिटी चेक होती है, जो आप समझते हो कि प्री मेंस इंटरव्यू फिर जाके सिलेक्ट होता है आदमी। इसीलिए कि प्री मेंस इंटरव्यू के दौरान अंतिम चरण में जो व्यक्ति चयनित हो रहा है, तो कम से कम वो बहुत अच्छी योग्यता नहीं तो कम से कम न्यूनतम योग्यता जो होनी चाहिए वो फुलफिल कर रहा है। इसलिए इस ढंग से क्वेश्चन। तो प्रश्नों को देखो, पूछा है अकबर ने निर्माण नहीं किया। ए पुराना किला, बी आगरा किला, सी इलाहाबाद किला, डी लाहौर किला। तो ये तीनों का निर्माण तो अकबर ने किया था। पुराने किले का निर्माण जो किया था, जो दिल्ली में है, वो शेर शाह सूरी ने किया था। इसलिए इसमें ए विकल्प सही हो गया। जैसा कि मैं विगत जो प्रश्नों को हल किया आपके साथ शेयर किया बच्चों, उसमें मैं आपको बार बार बताता था कि जब नहीं है क्वेश्चन में आ जाए तो इसका मतलब क्वेश्चन बहुत डेप्थ वाला है। आप जब पूरा उसको जानोगे तभी तो छांट पाओगे कि अच्छा इसने ये नहीं किया है। हाँ पूछ लेता तो आप जान जाते कि अच्छा हाँ हाँ ये किया। नहीं है जैसे प्रश्न में वैसे बहुत वाइडली चीजों को चेक करने लगा कि नॉलेज का लेवल क्या है इसका। तो ज्ञान की गहराई, समझ, निर्णय क्षमता, पेशेंस, भाषा बोध, ये सब चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा
आयोजित लाल शर्ट खुदाई खिदमतगार के सेवक का मुख्य कार्यक्रम था? ए, आतंकवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों की तर्ज पर आगे बढ़ना, बी, कांग्रेस कार्यक्रम का प्रचार करना, सी, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती भाग में सरकार के सैन्य अभियानों का विरोध करना, डी, एक पैरा सैन्य संगठन को सेटअप करने के लिए काम करना। अब खुदाई खिदमतगार जो था ये 1929 में शुरू हुआ। जैसा कि लिखा, इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। और ये है, इनको एक और नाम दिया गया है, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी। उत्तर पश्चिम में इनका यह आंदोलन बहुत खास महत्व रखता था। विकल्पों में अगर आप जाओगे तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये सही है, यानी सी विकल्प सही है कि सरकार के सैन्य अभियानों का ये विरोध कर रहे थे। इवन आप देखो कि विरोध हिंसात्मक नहीं था, अहिंसात्मक था। और इस दौरान जब ब्रिटिश सरकार ने गोली चलाने का आदेश दिया इन आंदोलनकारियों के ऊपर, गढ़वाली रेजिमेंट, इन फ्यूचर अब ये प्रश्न आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं, गढ़वाली रेजिमेंट को ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया कि इन पर, लाल कुर्ती आंदोलन करने वाले लोगों पर गोली चलाओ, और उसका नेतृत्व कर रहा था चंद्र सिंह गढ़वाली। अब इस नाम को भी पूछ सकता है आपसे इन फ्यूचर, चंद्र सिंह गढ़वाली। और चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये सब अहिंसक है। ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, गांधीवादी पद्धति के फॉलोअर्स थे। इवन आपको बता दूं बच्चों कि जब भारत का विभाजन हुआ तो बड़े दुखी मन से खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि मुझे भेड़िए के आगे फेंक दिया गया है। बलूचिस्तान को ये किसी भी एंगल से पाकिस्तान में नहीं मिलाना चाहते थे। और आज की तारीख में भी पूरा बलूच समुदाय पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। बहुत सारे बलूच महत्वपूर्ण नेताओं को मरवा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आंदोलन कमजोर नहीं हुआ और बलूच लोग इस आंदोलन को जारी रखे हैं कि हमें कैसे भी करके पाकिस्तान से अलग होना है। सैन्य शक्ति के दम पर अभी पाकिस्तान उसको अपने कब्जे में रखा है, लेकिन जनशक्ति की अगर आप बात करो तो आज की तारीख में बलूचिस्तान अलग होना चाहता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? ए, मोहम्मद अली जिन्ना, बी, मौलाना आजाद, सी, बदरुद्दीन तैयब जी, डी, अहमद किदवई। तो इसमें बदरुद्दीन तैयब जी, और इन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बच्चों, और ये पहले मुस्लिम हैं बदरुद्दीन तैयब जी जिन्होंने अध्यक्षता की थी। मौलाना आजाद 1923 के दिल्ली विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। 34-35 साल की उम्र मुश्किल से थी इनकी जब ये अध्यक्ष बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना कभी नहीं बने क्योंकि ये इस ढंग के काम ही नहीं किए थे। बाद में तो आप देखिए पूरा मुस्लिम पृथकता आंदोलन का नेतृत्व किए, ये भी बाद में अध्यक्ष बने। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष ये बने थे। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट का नतीजा यह था कि सामान्य मतदाता सीटों में से अवसादग्रस्त वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या ए, समाप्त, बी, बढ़ी हुई, सी, एक ही स्तर में सेवानिवृत्त, डी, कमी हुई। तो ये बढ़ी हुई क्योंकि संख्या बढ़ा दी गई थी, इनकी लगभग 171 कर दी गई थी और 48 कर दी गई थी। बाद में ये हुआ कि इनकी सीटों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था और इसका उद्देश्य ये था कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 में घोषित किया था, जिसके तहत एससी और एसटी कम्युनिटी को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें आरक्षण देने की बात की गई थी,
इसके विरोध में गांधी आमरण अनशन किए और बाद में गांधी और अंबेडकर के बीच एक पूना पैक्ट हुआ कि नहीं, हम SC ST को रिजर्वेशन तो देंगे लेकिन उनका चुनाव सामान्य निर्वाचन के तहत होगा, पहली चीज, और दूसरी चीज उन्हें हिंदुओं से अलग नहीं माना जाएगा। और इस तरह से इस पैक्ट के माध्यम से दलितों को हिंदू समाज से अलग होने से बचा लिया गया। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसने सभी ए विकल्प आते हैं, इसने सभी गिरफ्तार राष्ट्रीय नेताओं को रिहा करने से इनकार कर दिया। बी, भारत के विभाजन के इरादे से। सी, इसने अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया। डी, इसने भारतीयों को प्रभावी शक्ति सौंपने से इनकार कर दिया। तो क्रिप्स प्रस्ताव में अगर आप देखो तो ये मांग ही नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं था, ये था, क्योंकि गांधी डिमांड करते थे कि आप मुझे सत्ता सौंप दीजिए, भले हम आपस में लड़ रहे हैं लेकिन लड़ने के बाद लड़ते लड़ते थक जाएंगे, फिर हम समझौता कर लेंगे, लेकिन आप जो है हमें सत्ता सौंप दीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं मिला, तो इसी के विरोध में गांधी जी ने, ये भी एक क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता भी एक तरह से भारत छोड़ो आंदोलन का कारण बनी और अंत में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में आया था और इसने कहा था कि एक सलाहकारी परिषद बनेगी, एक संविधान सभा भी बनेगी, लेकिन संविधान सभा बनने के क्रम में उसने कहा कि अगर कोई समुदाय विशेष उस संविधान को नहीं मानता है तो वो अपने लिए दूसरा संविधान का गठन कर सकता है, यानी इनडायरेक्टली मुस्लिम लीग को वीटो पावर दे दिया, तो इसलिए यह अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग इसको इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए, क्लीमेंट एटली, बी, सर पी लॉरेंस, सी, स्टैफोर्ड क्रिप्स, डी, एबी अलेक्जेंडर। इसमें पैथिक लॉरेंस, इनको पूरा नाम क्या था? सर पैथिक लॉरेंस, ये सेना प्रमुख थे और ये व्यापार बोर्ड के प्रमुख थे। क्लीमेंट एटली तो प्रधानमंत्री थे। इस तरह से ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया और इसी के तहत अंत में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। एक अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी। इसने पाकिस्तान की पृथक मांग को स्वीकार कर दिया। इसी के विरोध में, जबकि भारत में इसको लेकर के कांग्रेस का दृष्टिकोण पॉजिटिव था क्योंकि नेहरू के नेतृत्व में सरकार बन गई, बाद में संविधान सभा का भी गठन हो गया, लेकिन मुस्लिम लीग शुरू में इसका विरोध की, लेकिन बाद में सरकार में शामिल हो गई अक्टूबर में। और शामिल होने का उद्देश्य ये था कि किसी भी ढंग से सरकार को ना चलने दिया जाए, ये उद्देश्य था। इस तरह से इसमें बी विकल्प होगा। अगला, माउंट बेटन योजना जून 3, 1947 के बारे में था। ए, गठन के लिए दिशा निर्देश संविधान सभा द्वारा भारत के लिए एक संविधान। बी, संघीय सरकार का निर्माण। सी, पूरे भारत में एक ही समय में सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए एक योजना, वह विधि जिसके द्वारा सत्ता को ब्रिटिश से भारतीय हाथों में हस्तांतरित किया जाना था। इसमें डी जो है सही है। आप जानते हैं इसे मन बाटन योजना भी कहा जाता है। इसी की सलाह पर फिर भारत स्वतंत्रता विधेयक पेश हुआ और भारत का विभाजन किया गया। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। अगला, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस द्वारा आयोजित एक विशेष सत्र में अपनाया गया था। सितंबर 1920 में। ए, बॉम्बे, बी, कलकत्ता, सी, वर्धा, डी, इलाहाबाद। तो ये बी कलकत्ता और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने किया था इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता। बाद में जो रेगुलर सेशन नागपुर में हुआ उसमें इस आंदोलन को अप्रूव्ड कर दिया गया। इस तरह से यह है सहयोग आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन साबित हुआ। आप जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को ही गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। बाद में 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड हुआ तो गांधी ने 12 फरवरी 1922 को
बारदोली में CWC की बैठक में, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आंदोलन को वापस ले लिया और इस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल करार दिया। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यह भी असहयोग आंदोलन से ही संबंधित है, इसलिए गांधी की किसी भी आंदोलन को हम बहुत अच्छी तरीके से समझें। क्वेश्चन पर आते हैं, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने बंद बुलाया था, क्योंकि शब्द यहां थोड़ा उपयुक्त नहीं है, बट कोई बात नहीं, विकल्पों पे आए। ए, गांधी इरविन संधि की। डी, चौरी चौरा में भीड़ हिंसा। सी, खिलाफत का मुद्दा तुर्की में खलीफा के जहर के उन्मूलन के साथ समाप्त हुआ। डी, सरकार ने सभी मांगों को स्वीकार कर दिया। अब चूंकि मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन पूरा विश्लेषण कर दिया तो आप खुद ही कर लोगे कि चौरी चौरा कांड हुआ, इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, इनमें से 21 कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर लेवल का पुलिस अधिकारी था। और इस घटना के साथ ही, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान अहीर के नेतृत्व में किसानों का एक जत्था थाना गया और उस पुलिस थाने में बंद किसानों को छुड़वाने की मांग की। जब पुलिस वालों ने छोड़ने से इनकार कर दिया, इस भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे बहुत सारे लोगों की, 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। और इस हिंसा के विरोध में गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जानते थे कि अगर हिंसा होगी तो ब्रिटिश सरकार को दमन का मौका मिल जाएगा, और अगर अहिंसक आंदोलन होगा तो ब्रिटिश सरकार एक्सपोज हो जाएगी कि निहत्थी जनता पर ब्रिटिश सरकार लाठी डंडे गोली चलवा रही है। यही इसका वास्तविक चेहरा है, यानी व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी का आदर्श बोलने वाले ब्रिटिशर्स बेनकाब हो जाएंगे। इस तरह से इनको आप देख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये रहा आपके 2011 के पेपर का लेखा जोखा। थैंक यू।